गया सर, हो गया सर, हो गया। चलिए, तो स्वागत है आपका YouTube चैनल जिसका नाम है PRP स्टडी। तो चलिए, मैं फिर से आप लोगों के बीच में क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाले हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो की ओर। अच्छा देखिए, इससे पहले 30 को प्रश्न हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो राइट डाउन कर ले चलिएगा, ठीक है ना। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, यानी गंगा जी को गंदा कौन करता है। क्वेश्चन है कि गंगा जी को गंदा कौन नहीं करता है, पूरा कौन नहीं करता है गंगा जी को गंदा। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी जो गंगा जी को गंदा नहीं कर रहा है, प्रदूषित नहीं करता है। गंगा में मछली पालन करना प्रदूषण करता है। गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में अधजल सबको धोना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट कूदा, इनमें कौन है जिससे गंगा जी प्रदूषण नहीं, गंदगी नहीं होते हैं। तो गंगा जी में मछली पालने से प्रदूषण नहीं होगा। गंगा जी में मछली, तो मछली क्या करेगा उसमें, और तो उस कीड़ा मकोड़ा खाता है और चीज को तो खाता है ना। तो मछली तो गंगा जी को और साफ सुथरा करता है। तो ये गंगा में मछली पालने से गंगा जी दूषित या गंदा नहीं होते हैं, ठीक है ना। लेकिन गंदा कपड़ा उसमें अब गंगा जी में धो रहे हैं तो गंगा जी गंदा होंगे। गंगा में अध जल सब, आधा मरा आधा जला है, उसको दहा देते हैं तो उससे गंदा हो रहा है कि नहीं। गंगा में रासायनिक केमिकल कम छिड़का के तो उससे भी हुआ। तो भैया गंगा जी में मछली को पालने से गंगा जी प्रदूषित नहीं होते, गंदा नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए, देखिए समझिए, गंगा में मछली पालने से पानी का प्रदूषण नहीं होता है, बोला है ना। पानी गंदा नहीं होता है, बल्कि मछली जलीय परिस्थिति तंत्र को स्वस्थ रखता है। जहां तक बोला कि जल को साफ सुथरा रखता है मछली। मरल चीज उसको और खा जाता है, सब भी मरल उसको भी खा जाता है मछली। तो और वो साफ कर रहा है, वो गंदा नहीं कर रहा है। मछली से गंदा नहीं होता है। देखिए कैमरों में सही आ रहा है कि नहीं, ऐश्वर्या राय जी सब दिख रहे हैं। चलो, पुष्प, पुष्प यानी फूल। पुष्प किसको कहते हैं, फूल। पुष्प मतलब फूल, फूल कुमारी, फूल। फूल का नर, नर मतलब पुरुष, मर्दाना, हाँ मर्दाना, ठीक है। तो पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। जनन अंग मतलब जिससे जन्म बच्चा का होता है, जिससे लिवर लिवर होते हैं, समझे कि नहीं। तो बोल रहा है कि पुष्प यानी फूल में नर, नर मतलब मर्दाना वाला जनन अंग कौन है। तो देखिए, स्त्री में होता है, पुष्प में स्त्री जनन अंग होता है स्त्री केसर। स्त्री में जनन अंग है स्त्री केसर। फूल पौधा के महिला है, यदि औरत है तो उसमें पाएगा स्त्री केसर। यदि मर्दाना है, पुरुष है, पुरुष है तो पुंकेसर, पुरुष है तो पुंकेसर। ये सब पुष्प यानी फूल पेड़ पौधा की बात हो रहा है। मर्दाना है पुंकेसर और मर्गी है स्त्री केसर। कोई दिक्कत क्या पूछा था। पुष्प का नर, नर मतलब होता है पुरुष, मर्दाना जो लिबिर लिबिर कर सकते। उसका जनन अंग कौन सा है, तो पुंकेसर, पुंकेसर। अब महिला में रहेगा स्त्री केसर। कोई दिक्कत। यही दोनों मिलता है तब जाके बीज का निर्माण होता है, बीज धीरे धीरे फल बन जाता है। हाँ, उसके बाद दरार फटता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, यहाँ तक की दिक्कत। ये दोनों बार बार आपका एग्जाम में आता है तो ध्यान दीजिएगा। मादा है, मादा पुष्प है तो उसमें स्त्री केसर रहेगा, और नर पुष्प है तो उसमें पुंकेसर। हाँ, वाह वाह। आइए, पुष्प के नर जनन अंग को पुंकेसर बोला ना, मर्दावा वाला यानी पुरुष वाला है तो पुंकेसर। पराग को जंतु मिलता है, मादा वाला है, ये देखो मादा वाला जनन अंग को क्या कहते हैं, स्त्री केसर। यहाँ बताए नहीं किया, ठीक है। महिला का है तो स्त्री केसर, पुरुष का है तो पुंकेसर, याद रखिएगा, ठीक है। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में करते हैं, यानी बोला कि कौन सा लेंस का प्रयोग हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष।
तो बोल रहा है किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित मतलब दूर करना है, यानी इसको इलाज करना है। आंख में हो गया है, बोल रहा है कि दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, दोनों का एक ही है। दूर दृष्टि दोष बोलिए या दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। दूर दृष्टि दोष बोलिए या दीर्घ दृष्टि दोष। तो आंख में मान लीजिए दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष हो गया। आंख में मुख्य रूप से 4 गो बीमारी होता है, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, एक जरा दृष्टि दोष, एक अबिंदुकता, ठीक है। लेकिन 2 गो से आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे और भी होता है, मोतियाबिंद होता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, लेकिन मुख्य रूप से 4 गो होता है। आइए तो हम बता देते हैं। देखिए मान लीजिए कि दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष को ही कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष भी। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष मतलब आंख में कोई बीमारी है उसी को दृष्टि दोष कहते हैं, यानी मानव नेत्र में उत्पन्न हुई दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। मानव, हम लोग मानव है तो हम लोग को आंख में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उसी प्रॉब्लम को दृष्टि दोष कहते हैं। तो अभी 2 के बारे में आपको हम बता देते हैं। एक दूर दृष्टि दोष, इसी को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए मान लीजिए कि आपका आंख में दूर दृष्टि दोष है, तो दूर वाला आपको लौकेगा अच्छा से, साफ साफ, दूर वाला साफ साफ से लौकेगा, लेकिन निकट वाला आपको साफ साफ से नहीं लौकेगा। ये भी पूछता है। आंख में यदि दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष हो गया तो दूर वाला आपको साफ साफ दिखाई देगा, निकट वाला आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए निकट दृष्टि दोष है तो भैया निकट वाला आपको दिखाई देगा, निकट वाला साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला साफ साफ दिखाई नहीं देगा। एकदम याद रखिएगा, यहां से आता है। अभी हम लोग पढ़ रहे दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में। तब बोले कि दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। दूर कोई है खरा मौसा मौसी चाचा चाची तब एकदम साफ साफ लौकेगा कि हाँ लाली लगा ले। और निकट में आ जाएगा तो आपको दिखाई निकट में आएगा तो लगेगा भैंसिया हमरा भिड़ा रही है, ठीक है, तो ऐसा होगा। लेकिन निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट वाला साफ साफ दिखाई देगा, एकदम अच्छा से दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अब इसको दूर कैसे कर सकते हैं? बीमारी हुआ तो इसको दूर करने या इलाज, या इलाज बोलिए या संशोधन बोलिए। तो यदि दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगाइए, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष है तो अवतल, ठीक है। आंख में मान लीजिए दूर दृष्टि दोष बीमारी हो गया तो उत्तल लेंस लगाइए, ठीक हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगाइए, ठीक हो जाएगा। अब आइए इसका ट्रिक बता देते हैं आपको। जैसे देखो दूर दृष्टि दोष क्या अंक है? 1 2 2 अंक है ना, 1 अंक 2 अंक, यहाँ भी 1 अंक 2 अंक, तो 2 का 3 याद रखिएगा, 2 का होगा 3। तो देखो 2 अंक का है, 1 2 1 2 2 अंक का है ना, तो इसका आंसर देखो 3 अंक, 1 2 3, तो 2 का 3 और 3 का 4। देखो 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 2 का 3 3 का 4, ठीक है, 2 का 3 3 का 4। तो दूर दृष्टि दोष 2 अंक का है तो 3 अंक का होगा उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष 3 अंक का है तो उत्तर होगा 4 अंक का अवतल लेंस। कोई दिक्कत? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए करेंगे, तो ऑप्शन बताइए आप लोग, आंसर क्या होगा? कौन लेंस? उत्तल लेंस। समझ गए कि नहीं? यहाँ से आपका एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, एकदम एडमिटेंटली बनेगा तो बनेगा, कंफर्म है ना? कोई दिक्कत है? ये सब बेसिक है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, आपका एग्जाम में पूछता है, समझे कि नहीं? चलिए देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इसको, के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। वही बात बताया कि उत्तल लेंस का हम लोग क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ें। कैसे हो गेहूं के कटनिया, आइए विरंजक चूर्ण या इसी कहते हैं क्या चीज? ब्लोचिंग पाउडर।
विरंजक चुनिया ब्लोचिंग पाउडर, ठीक है, विरंजक चुनिया ब्लोचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र यानी फॉर्मूला पूछ रहा है। विरंजक चून को ही ब्लोचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसका आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। तो क्या CaOH का हॉल ट्वाइस होगा, CaOCl2 होगा, या COCO3 होगा, या CaHCO3 होगा? तो बताइए विरंजक चून या ब्लोचिंग पाउडर, जल्दी बताइए ना भैया। विरंजक चुनिया है CaCOCl2, विरंजक चुनिया ब्लोचिंग पाउडर, इसी को विरंजक चुनिया ब्लोचिंग। यही है बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। ये जो CaOH का हॉल्ट है बुझा चूना, क्या है? बुझा चूना। ये क्या है? विरंजक चूर्ण। यह है संगमरमर, संगमरमर। समझ गए? ये तीनों आपका एग्जाम में बार बार पूछता है। बोलेगा बुझा चूना तो CaOH का हॉल्ट ट्वाइस, या ऐसा पदार्थ का नाम बताए जिसको पोचाड़ा करते हैं, पेंट करते थे, यही ना है, इसी से पोचाड़ा पेंट करते हैं, बुझा हुआ चूना। घर में जो हम लोग सफेदी करते हैं उजला बला, वो बुझे हुए चूना रहता है। तो ये बुझा चूना हो गया, ये विरंजक चूना ब्लोचिंग पाउडर हो गया, ये संगमरमर हो गया, टाइल्स जिसको हम लोग कहते हैं। समझे कि नहीं? यही से बना हुआ है आपका ताजमहल। ताजमहल कौन बनाया है? ताजमहल शाहजहां अपनी बेगम यानी अपना मेहरारू के याद में, ठीक है, जिसका नाम है मुमताज। मुमताज से इतना लिविर लिविर करते थे कि उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको मरने के बाद ताजमहल बना दिया। बनवाया कौन? उपेंद्र दादा। लिख लिया? समझ गए? एक और पूछता है, CaO ये चूना है चूना या अनबुझा चूना? अनबुझा चूना या कली चूना या भाखड़ा चूना? CaOH को कहते हैं चूना भी बोल सकते हैं, अनबुझा चूना बोल सकते हैं, कली चूना बोल सकते हैं, या भाखड़ा चूना भी। जैसे भाखड़ा सिंदूर होता है ना, उसी भाखड़ा चूना भी होता है। यह है जो चूना बोरा लेके आते हैं ना, वो ई रहता है। अब बोरा में लाके पानी में डाल दिया तो वो ई बन गया, बुझा हुआ चूना। अनबुझा है तो ये चूना डेक बोले तो ये बताएंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये हुआ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाँ, जब पानी में डालते तो खोलता कहाँ है? क्योंकि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, इसलिए वो लिब लिब खोलता है। कोई दिक्कत? समझ गए ना? ये सब लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चूना बोले CaO, अनबुझा चूना CaO, कली चूना CaO, भाखड़ा चूना CaO, खड़िया भी बोले, यहाँ है, यह है खड़िया, संगमरमर खड़िया, ठीक है, इसको खड़िया भी बोलते हैं। देखो वही बात को, विरंजक चून या ब्लोचिंग पाउडर, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी इसी को बोलते हैं CaOH का हॉल ट्वाइस, यही है, इसी का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तथा इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 का हॉल। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं? CaOCl2 राइट डाउन कर ले, चलेगा, जो लगा इंपॉर्टेंट है। आइए, कौन सा पदार्थ, हेलो 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 हेलो, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस परत को नीला कर देगा? तो याद रखिए भैया, आम्ल एक होता है, अम्ल होता है, एक क्षार होता है। समझिए, तो अम्ल क्या करेगा, क्षार क्या करेगा? तो अम्ल यदि लाल है तो नीला करेगा कि नीला को लाल करेगा? हाँ, अम्ल है लिटमस नीला तो उसको कर देगा लाल। यदि अम्ल है भैया तो नीला लिटमस, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल। क्षार है तो यह लाल को कर देगा नीला।
ठीक है। अम्ल है तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, और क्षार है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि ये पानी है, भैया मेरे समझ जाइए कि पानी है। मान लो में पानी है, क्या है? सैया ने देखा मुझे ऐसे मैं पानी पानी हूँ। पानी में यदि अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? पानी में अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? अब मान लीजिए कि एक और पानी है, इस पानी में मान लो क्षार डालेंगे तो क्या होगा? पानी बोले तो जल, इनमें क्षार डालेंगे तो क्या होगा? ये भी पूछता है कि यदि अम्ल को पानी में डाला जाता है तो क्या होगा, क्षार को यदि पानी में डाला जाएगा तो क्या होगा। तो भैया देखिए, जैसे ही पानी में अम्ल डालिएगा तो इसमें से निकलेगा H+ आयन, ठीक है। और जैसे ही क्षार डालिएगा तो निकलेगा OH- आयन, ठीक है। हाँ बुआ, प्लस माइनस OH- H+। पानी में अम्ल को लिबिर कराइएगा तो H+ आयन देगा, यदि पानी में क्षार को लुबुर लाबुर कराइएगा तो OH- आयन। अम्ल हो नीला को लाल कर देता है, क्षार हो लाल को नीला कर देगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला, लाल को नीला कर रहा था, कौन होगा? H और pH मान की बात बता देते हैं आपको। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। यदि अम्ल है तो pH मान 7 से कम होगा, 7 से कम। क्षार है तो 7 से अधिक। सर जी, हाँ पीएच का स्केल ना है। हाँ, यदि पूरी 7 है तो उदासीन। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7, ठीक है। यहाँ अम्ल क्षार सबसे पूछता है, इतना चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर से आइए, अम्ल है तो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, क्षार है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देंगे। अम्ल को यदि पानी में मिलाएंगे तो H+ आयन देगा, यदि पानी में क्षार को मिलाएंगे तो OH- आयन देगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। यदि pH मान 7 है तो उदासीन होगा, और शुद्ध जल का pH मान भी 7 होता है। वीडियो से एक भी आपका एग्जाम में नया ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो वीडियो देखिए, जो जरूरी है उसको नोट करते चलिएगा वहाँ, ठीक है। जब वहाँ समियाना जनरेटर पर बैठिएगा ना, तो वहाँ चित्तर में तनी किल ठोक के अच्छा से बैठिए, वहाँ जो जवाब है उसको दीजिए। गलते ना होगा, हम जैसे क्वेश्चन पर आप जवाब दीजिए पढ़ के पहले कि हाँ फलाना होगा, समझे कि नहीं? तभी उपाय है, नहीं तो उपाय नहीं है। आपको देखते देखते अपने याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर पछताइएगा, एग्जाम दे के आइएगा। सर जी, हाँ बुआ, पीछे से मारता है। आगे से मारो जी, उसको पीछे से नहीं मारो। आइए, कौन सा अभिलक्षण, अभिलक्षण होता है कि लक्षण के तो लक्षण खराब, लक्षण राय भिड़ जा, तो ही बोला कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता। वंशागत मतलब दादा परदादा से आता। कौन ऐसा गुण है जो दादा परदादा, छरदादा, दादा दादी, नाना नानी से नहीं आया, ठीक है। वंशागत लक्षण जैसे होता है कि तुम्हारा दादा दादा नहीं कहते हैं, न कहते कोई आदमी के देखना बोलेगा मुठनमा से लगला उनके बेटा हाथ, तो जो मुठनमा दिया जो कहा, वो मुठनमा क्या है? वही तुम्हारा वंशागत, यानी वंश के तुम्हारा गुण तुम्हें, वही तो बोल रहे हैं, वही तो हम बोल रहे हैं। मुठनमा मतलब वही है वंशागत, यानी तुम्हारा वंश का कोई ना कोई लक्षण है, या तो दादा दादी वाला लक्षण हो, या नाना नानी वाला लक्षण हो, दोनों हो सकता है। क्योंकि आपका पापा आए हैं दादा दादी से और मम्मी आई है नाना नानी से, तो दोनों में से कोई का लक्षण हो, या मम्मी पापा वाला आपका लक्षण होगा, या नाना नानी वाला लक्षण होगा, या दादा दादी वाला लक्षण हो, ठीक है ना। तो उसी को मुठान कहते हैं। आइए, तो पूछा है कोई यहाँ कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, यानी वंश से नहीं आता है। बोला आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, या बाल की प्रकृति।
तो भैया देखो, शरीर का आकार। शरीर का आकार आपका वंशागत से कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखिए, शरीर का आकार वंश, जैसे हम लोग इंडिया में, तो इंडिया में सब टाइप का अंतिम मिलेगा। सिर्फ आप उसी तरह से चल जाए ऑस्ट्रेलिया में, लंबा लंबा नेचर पर डिपेंड कर रहा है, मम्मी पापा पर डिपेंड उतना नहीं करता है। लेकिन आपका आंख का रंग आपका वंशागत होता है, मम्मी पापा दादा दादी जैसा हो सकता है। चमड़ी का रंग मम्मी पापा काले था, अभी काले, इसलिए कहता कड़िया गोर मेहरा से ब्याह करा कि वंश चेंज हो जाएगा। लिवर लिवर करेगा तो उजरा गोर बाल बच्चा हो, वो खुश हो गया कि हम कड़िया गोर मेहरा से ब्याह करेंगे। तो आंख का रंग आपका वंशागत हो सकता है, चमड़ी का रंग भी वंशागत हो सकता है, लेकिन शरीर का आकार कोई जरूरी नहीं कि आपका पापा तनी हो तो आप भी तनी होइएगा, बड़ा भी हो सकते हैं। अब बाल का भी रंग आपका पापा मम्मी का भी झड़ रहा था, आपका भी झड़ने लगेगा। उजला उनका हो गया जल्दी तो आपका भी जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये सब वंशागत होता है, वंशागत नहीं है, समझे। चलो हिलाओ ना तनी। देखिए, शरीर का आकार वातावरण, वातावरण यानी नेचर, एटमॉस्फेयर, पोषण और शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। यानी कि आपका कैसा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका रहने का वहाँ वातावरण कैसा है, तो उस पर डिपेंड करेगा। यह जीन द्वारा पीढ़ी से अंतरण नहीं होता, यानी आपका मम्मी पापा से जीन से नहीं आएगा। ये आपका नेचर, आप कैसा एक्टिविटी कर रहे हैं, नहीं एक्टिविटी करे तो कुपोषण, जैसे देखते कोई से बोलो ऐसे नहीं बिगाता ना बिगाता है, जो रेगुलर बिग रहा है उसको खुल जाता है। तो बॉडी का आकार संरचना वो आपके ऊपर डिपेंड। अभी पेट निकलेगा, आप जिम करिएगा तो 6 पैक निकाल लीजिएगा, तो वंशागत हुआ। कोई जरूरी कि आपका 6 पैक है तो आपका बाल बच्चा को भी 6 पैक होगा? नहीं सर। तो शरीर का आकार कोई फिक्स नहीं है, वंशागत नहीं हो, समझे कि नहीं। चलिए आगे, फिर छुआछुई कर रहा है। आइए, अभी थोड़ा देर पहले बताएं तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं भैया। अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम। क्षार है तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। यदि उदासीन है, उदासीन का पीएच मान कितना होगा? पूरा पूरी 7। एक आपको ट्रिक, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान, गाना भोजपुरी। चलो नींबू का पीएच मान जानते हैं। नींबू का पीएच मान होता है 2.4। नींबू का पीएच मान 2.4। आप भोजपुरी में वो गाना सुने होंगे, 2 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में। 2 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी में। तो देखो, 2 गो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइला चोटी, यानी नींबू हो गया था। नींबू का पीएच मान 2.4। 2 गो नींबू और 2-4 गो मिर्ची हो गया कि ना 2.4, समझे कि नहीं। तो नींबू का पीएच मान 2.4। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, वही बात को नीचे कह ले। तो पानी कैसा होगा जी? पानी का पीएच मान तो 7 है। तो पानी अम्ल है, क्षार है, उदासीन है, क्या है? पानी क्या है? क्योंकि पीएच मान 7 है तो पानी क्या होगा? उदासीन। अरे होगा कि नहीं? होगा तो धोएगा भी। अब कोई पोछने वाला होगा वो अलग बात। आइए, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील, यानी सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है? हम धकाक से ना रिएक्शन कर लेगा। C2H4। ठीक है, तो C2H4 कि CH4, C2H6, C2H4 कौन होगा बताइए जल्दी भैया, कौन होगा जल्दी बताइए। तो C2H4 ये तुरंत रिएक्शन किसी से कर लेता है। C2H4 किसी से तुरंत रिएक्शन कर लेगा, तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बउआ आइए,
एथीन, देखो इसी का नाम है C2H4 को एथीन। एथीन एक संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन है जिसमें द्वि बंधन होता है, तो यह संतृप्त एल्केन C2 इतना की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए जो कार्बन होता है, जो कार्बन होता है, देख हाइड्रोकार्बन दो तरह का, हाइड्रोकार्बन के क्या प्रकार? दो प्रकार। एगो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का दो प्रकार, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन के क्या प्रकार? दो प्रकार। यह दो तरह का होता है, एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त। अब देखो संतृप्त का भी एक प्रकार एल्केन, एल्केन। असंतृप्त का दो प्रकार, एक एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। तो भैया हाइड्रोकार्बन दो तरह का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का एल्केन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का एल्कीन और एल्काइन। अब इसका फार्मूला पूछा, एल्केन का फार्मूला पूछे तो CnH2n+2। एक इसका फार्मूला है एल्केन का CnH2n+2। आपको पूछेगा कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो CnH2n+2। एल्कीन का पूछे तो इसी बताइए CnH2n। एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2। तो एकदम बार बार पूछता है। अब बॉन्ड या आबंध क्या को बनाएगा? तो इसमें सिंगल आबंध होता है, एकल आबंध, आबंध, आबंध। इसका में एकल आबंध, इसका में दो आबंध, इसका में त्रिआबंध। ठीक है, आइए फिर से आपको बता देता है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन दो तरह का, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त में आता है एल्केन, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन आता है। इसका आपको सूत्र पूछेगा तो एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्कीन का CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2। आबंध पूछे तो एल्केन में सिंगल आबंध होता है, एकल आबंध, एल्कीन में द्विआबंध होता है, एल्काइन में त्रिआबंध। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, जो लगता है कि लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट बहुत है। चलो आगे बढ़े। देखो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध? देखो हाइड्रोजन है, लेकिन जो हाइड्रोजन क्या कहेंगे? H। हाइड्रोजन के दो परमाणु, हाइड्रोजन दो यानी H2, हाइड्रोजन के दो परमाणु बोला यानी H2। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध हैं, यानी कितना बॉन्ड रहता है उसमें बंधा हुआ। यहाँ से तीन गो के बारे में पूछता है, आपको घुमा फिरा के बता देते हैं। एगो हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा कि हाइड्रोजन में कितने आबंध होते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन में पूछेगा कितने आबंध होते हैं, और एगो नाइट्रोजन में। आपको याद रखना है ये तीनों में, ये तीनों में आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन में कितना आबंध होता है, ऑक्सीजन में कितना आबंध होता है, और नाइट्रोजन में कितना आबंध। डायरेक्ट आपको देगा। तो हाइड्रोजन में एकल आबंध होता है। काहे एकल आबंध होता है? क्योंकि दो गो हाइड्रोजन है यहाँ, तो इसमें एक एक गो इलेक्ट्रॉन बांटेगा, ये गो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये गो इलेक्ट्रॉन इसको ले लेगा, इसलिए हाइड्रोजन में एकल आबंध। क्योंकि एक एक गो का साझेदारी किया, हाइड्रोजन एक एक गो इलेक्ट्रॉन उसको दिया, एगो और एगो उससे लिया, तो एकल आबंध। हाइड्रोजन में क्या आबंध? एकल आबंध। दूसरा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन दो गो इलेक्ट्रॉन लेता है, दो गो देता है, दो गो इससे लेगा भी और दो गो देगा भी, तो ऑक्सीजन में क्या आबंध? दो आबंध। नाइट्रोजन भैया उसी तरह से तीन गो लेता है या तीन गो देता है, यानी तीन गो का साझेदारी करता है, तो नाइट्रोजन में क्या आबंध? त्रिआबंध। एकदम आता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन याद रखना है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन में एकल आबंध, ऑक्सीजन में द्विआबंध और नाइट्रोजन में त्रिआबंध। तो बस याद रखिएगा इन लाइन से कि भैया पहले आता है हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन में एकल आबंध, ऑक्सीजन में द्विआबंध, नाइट्रोजन में त्रिआबंध। तो यहाँ पूछा देखो हाइड्रोजन में कितने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन में एकल आबंध हुआ कि नहीं?
हाइड्रोजन में एकला बंध, बाकी सब ये सब लिख लीजिए, आता है, इस तीनों को घुमा फिरा के आपको देगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बता दिया, आगे बढ़ाओ, सब बता हो गया। आइए, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है? वाट होगा, वाट घंटा होगा या यूनिट होगा? तो घर में जो विद्युत ऊर्जा आता है यूनिट में, 1 यूनिट 2 यूनिट ना, इतना यूनिट चल रहा है, बोलते हैं ना, मिल वाला भी जाइएगा तो कहेगा 9.5 रुपए यूनिट अभी हो गया है। तो ही बोला विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है यूनिट। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक पूछे तो यूनिट। तो आज के लिए इतना ही रहेगा वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करेगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।